ओके, आई थिंक स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा जो सेशन है वो है ऑप्टिकल मैग्नेटोमीट्री के ऊपर। और आज हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर अली अकबर। अली अकबर भाई से मेरी मुलाकात जो है वो 2009 में हुई थी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के फिज़िक्स डिपार्टमेंट में। तो ये हमारे सीनियर थे और हमसे पहले इन्होंने जान छुड़ा ली तो हमें काफ़ी वक्त लग गया। तो अली भाई ने वहाँ से आई थिंक एमएससी और एमफिल दोनों कायद आज़म यूनिवर्सिटी से ही किए फिजिक्स में। और उसके बाद पीएचडी इन्होंने जो है वो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, जो कि लाहौर में है, लम्स, वहाँ से की। और इनके सुपरवाइज़र भी बड़े जाने माने और बड़ी बड़ी हस्ती हैं, डॉक्टर सबी अनवर साहब। उनके साथ इन्होंने पीएचडी की एंड आई थिंक देन आपने कोई पोस्ट डॉक भी उधर से ही किया। एंड देन ही मूव टू यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगम यूके। तो इस वक्त ये यूके में है और वहाँ पे रिसर्च फेलो हैं क्वांटम सेंसिंग के अंदर। तो आज हम इनसे जानेंगे कि लाइट और एटम्स का इंटरेक्शन और मैग्नेटिक विस्पर्स जो हैं वो मिलके इंसानों के लिए क्या फ़ायदे दे रही हैं। सो ओवर टू यू अली भाई, यू कैन शेयर द स्लाइड्स एंड देन यू कैन स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया शहबाज तारुफ का। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने जो भी बताया बिल्कुल दुरुस्त बताया। और मुझे याद है 2009 में जब हमारी मुलाकात हुई थी वो ओरिएंटेशन के दौरान हुई थी। अब जो तलबा जो हैं वो कायद यूनिवर्सिटी से हैं उनको मालूम है कि ओरिएंटेशन से मुराद क्या है। खैर, ज़्यादा उस डिटेल में हम नहीं जाते हम अपने मौजूद गुफ्तगू की तरफ आते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सो अभी जो गुफ्तगू का आगाज़ मैंने किया था वो यही था कि हम आज जो बात करेंगे वो रोशनी, एटम्स और जो मकनातीसी मौजें हैं या सरगोशियाँ हैं, उनको कैसे हम अपने मुशाहिदे में जो है वो ला सकते हैं। और एक तरीका जो है वो है साइंस ऑफ ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री, जिसके ज़रिए से हम मकनातीसी मौजें जो हैं उनको नाप सकते हैं, उनको मेज़र कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है वो मैं गुफ्तगू करूँगा। और ये जो मैप आपके सामने नज़र आ रहा है, ये अर्थ की मैग्नेटिक फ़ील्ड का मैप है। और अर्थ की मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन कोई 25 से 65 या 25 से 65 माइक्रो टेस्ला के दरमियान होता है। ये ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। अच्छा, अब जब भी हम मैग्नेटोमेट्री की बात करेंगे तो मैग्नेटोमेट्री का मतलब ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको सेंस करना चाह रहे हैं, उसको मेजर करना चाह रहे हैं और उसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं, क्वांटम सेंसिंग भी इसे कहा जाता है। उसमें एनवी सेंटर, डायमंड एनवी सेंटर मैग्नेटोमेट्री है। कोल्ड एटम्स हैं जहाँ पे जो एटम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंडा करके, स्पेस से भी कम टेम्परेचर पे क्या कहते हैं ठंडा करके, रोशनी के ज़रिए ठंडा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और उनसे कुछ कुछ नताइज जो है वो हासिल किए जाते हैं। ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री भी इसी तरह की एक फील्ड है जिसके अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको मेजर करते हैं। और अगर मैं आपको दिखा सकूं कि ये जो मैग्नेटोमेट्री का, ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री का जो बुनियादी असूल है वो सिर्फ इतना सा है कि एक लेज़र लें और एक आपके पास वेपर सेल हो और एक फोटो डिटेक्टर हो। ये हमारा मकनातीसी जो जो मैग्नेटिक फील्ड है उनको मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट जो है, डिवाइस जो है वो हमारे पास बन गई है। अब वेपर सेल क्या है? ये अगर मेरे हाथ में आप लोग अगर देख सकते हैं तो ये एक वेपर सेल है। इस वेपर सेल के अंदर एक ख़ास गैस जो है वो हमने क्या कहते हैं उसको डाला हुआ है। और इसको जब हम रोशनी डालेंगे इसके ऊपर और फिर उसके ज़रिए से जो रोशनी इसमें से गुज़रेगी, उसके नतीजे में कुछ रिएक्शंस होंगे। रिएक्शन से मुराद ये है केमिकल रिएक्शन नहीं, बल्कि क्या कहते हैं रोशनी जो है वो इस इन एटम के साथ, जो गैस है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी और उसके नतीजे में हमारे पास जो फोटो डिटेक्टर के ऊपर रोशनी है वो तब्दील होगी और उस फोटो डिटेक्टर की
ये लाइट की इंटेंसिटी जो तब्दील होती है इस फोटो डिटेक्टर के ऊपर, उससे हम क्या कहते हैं, कुछ मानी खेज नताइज जो है वो क्या कहते हैं हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो है अ, इस वेपर सेल को करते क्या हैं, अगर आप एक ग्लास सेल के अंदर क्या कहते हैं एटम्स ने, तो एटम्स जो हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में क्या कहते हैं मूव कर रहे हैं। अब एटम का जो है वो एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर मैं ज़रूर आऊँगा क्योंकि वो ज़रूरी है। आपको बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो उस तरह से एक एटम के अंदर नज़र आ जाएगी कि अच्छा कैसे जो है वो क्वांटम मैकेनिक्स अयां होती है एक एटम के अंदर। तो यूँ समझ लें कि ये एक सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे एटम्स जो हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में पड़े हुए हैं। हम करते क्या हैं, हम इसके ऊपर एक ख़ास रोशनी जो है, एक ख़ास लेज़र लाइट जो है वो क्या कहते हैं शाइन करते हैं इन एटम्स के ऊपर, और उस रोशनी की मदद से होता ये है कि ये तमाम एटम्स जो हैं वो एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो अलाइन हो जाते हैं। अब ये तमाम एरोज़ जो हैं वो एक डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है कि ये एक मैग्नेटिकली सेंसिटिव स्टेट में क्या कहते हैं एटम्स जो हैं वो चले गए हैं। अच्छा, और जब ये इस स्टेट में चले जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, और उस मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होता है कि अगर आप यहाँ पे देखें, जब एटम जो हैं वो रैंडम थे, तो ये जो लेवल्स हैं ये सारे के सारे इक्वली पॉपुलेटेड थे। जब हमने रोशनी ऑन की, लेज़र लाइट ऑन की, तो हुआ ये कि ये तमाम के तमाम लेवल्स जो हैं बाकी लेवल्स एम्प्टी होना शुरू हो गए, और एक ख़ास लेवल जो है उसके अंदर एटम्स जो हैं वो क्यूमुलेट होना शुरू हो गए। अच्छा, और जब हम क्या कहते हैं ये तमाम लेवल्स जो हैं वो एक ही एनर्जी लेवल, एक ही एनर्जी के ऊपर लाया करते हैं, यानी कि ये डीजेनरेट हैं, डीजेनरेसी है इन इन तमाम लेवल्स के अंदर। लेकिन जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हैं तो ये डीजेनरेसी जो है वो लिफ्ट ऑफ होती है, और उस लिफ्ट ऑफ होने की वजह से ये अब सेपरेशन हो गई है इन तमाम एनर्जी लेवल्स के दरमियान में। और एटम जो है वो कहाँ पे पड़े हुए हैं, ये टॉप वाले स्टेट जो है, ये एम इज इक्वल टू 4 जो है, इसके अंदर ये एटम्स पड़े हुए हैं। तो ये बुनियादी असूल है जिसके ऊपर जो एक मैग्नीटोमीटर जो है, ऑप्टिकल मैग्नीटोमीटर जो है वो काम करता है। और जब रोशनी से आप इन तमाम एटम्स को एक ख़ास स्टेट के अंदर लेके जाते हैं, इस प्रोसेस को हम ऑप्टिकल पंपिंग कहते हैं। अच्छा, अब ये तो बुनियादी एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि अच्छा ऑप्टिकल मैग्नेटिक फील्ड सेंसिंग का क्या है। अब इस ढांचे को समझने के लिए आपको वेपर सेल के अंदर जो एटम मौजूद हैं उनको समझना जो है वो ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं जो बात करूँगा, नॉर्मली जो ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री के अंदर एटम इस्तेमाल होते हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीज़ियम, पहला जो ग्रुप है हमारा अल्कली एटम्स का, वो क्या कहते हैं शामिल होता है। मैं पर्टिकुलरली बात करूँगा सीज़ियम के बारे में, लेकिन जो बुनियादी असूल है वो इन तमाम जो मुख्तलिफ अल्कली एटम्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके लिए बुनियादी असूल ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री का जो है वही रहेगा जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब सीज़ियम की बात करें तो सीज़ियम जो है वो क्या कहते हैं, आपके पास इन तमाम एटम्स की ये ख़ासियत क्या है कि इनके आखिरी ऑर्बिट के अंदर सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होता है। और जो सीज़ियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है कि ज़ीनॉन और उसके साथ 6s1, 6s1 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि आखिरी ऑर्बिट के अंदर, s ऑर्बिट के अंदर आपके पास सिर्फ़ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कहते हैं मौजूद है। अच्छा, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का हमें मालूम है कि इसके पास जब ये एटम के गिर्द घूम रहा है, तो इसके पास एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी है, और इसके पास क्या कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी है। और स्पिन से हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि एटम जो है, जो अली इलेक्ट्रॉन भाई, है। जी, जी। सॉरी, ये आपका ना जूम सेटिंग आ रही है, इस पे अगर आप हाइट पे क्लिक कर देना तो ये चला जाएगा। अच्छा, ओके। सो अब अ, जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, और क्या कहते हैं एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम से मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। इसका स्पिन का मतलब हरगिज़ भी ये नहीं है। ये क्वांटम मैकेनिकल
कॉन्सेप्ट है और इसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ कि अच्छा क्लासिकली स्पिन का मतलब जो है ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल है। अच्छा, अब जब क्वांटम पार्टिकल्स की बात आती है तो जब भी एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पार्टिकल के पास तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। वो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कहा जाता है उसे। अच्छा, यहाँ तक अगर बात के साथ आप एग्री करते हैं तो हम आगे चलते हैं। इस सीज़ियम एटम की क्या कहते हैं जायरोमैग्नेटिक रेशियो है। वो जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है वो उसकी वैल्यू ये दी हुई है 3.5 किलोहर्ट्ज़ पर माइक्रो टेस्ला। ठीक है जी। और ये रिलेशनशिप है जायरोमैग्नेटिक रेशियो और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि अगर आप कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो सीज़ियम का एटम है वो क्या कहते हैं ऑसिलेट करेगा एक खास फ्रीक्वेंसी के साथ और वो फ्रीक्वेंसी जो है वो इस रिलेशनशिप से जो है वो क्या कहते हैं आप डिटरमिन कर सकते हैं कि अच्छा क्या होगी। नीचे जो एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये ब्लैक कलर और उसके अंदर सर्टेन लाइंस हैं। दिस इज़ द स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर द सीज़ियम जो कि क्या कहते हैं आप देख सकते हैं। अच्छा, ये होगी बात क्या कहते हैं सीज़ियम के बेसिक स्ट्रक्चर की कि आखिर में इसके आखिरी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है? जो 6s1 ये हमारे पास इसकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसका मतलब ये है कि n जो है वो 6 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l की जो है वो मुख्तलिफ वैल्यूज़ हो सकती हैं 0 से लेके 5 तक। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो इसके पास फर्मिऑन है तो उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हाफ होगा। ठीक हो गया जी। अब इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्टेट है सीज़ियम एटम की वो n इज़ इक्वल टू 6, l इज़ इक्वल टू 0 और s इज़ इक्वल टू हाफ। ये क्या कहते हैं इसकी ग्राउंड स्टेट है। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? n इज़ इक्वल टू 6, l इज़ इक्वल टू 1 और s जो है वो सेम का सेम होगा। अच्छा, यहाँ तक तो बात समझ आती है कि अच्छा ये 2 लेवल सिस्टम जो है वो क्या कहते हैं आपके पास बन गया है। एक ग्राउंड स्टेट है और एक क्या कहते हैं एक्साइटेड स्टेट है। लेकिन एटम जो इलेक्ट्रॉन है वो एक आइसोलेशन में नहीं पड़ा हुआ। बहुत सारी और चीज़ें जो हैं वो भी क्या कहते हैं उसके ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, उनमें से पहली चीज़ क्या है? स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन या जिसको आप फाइन इंटरैक्शन कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के साथ इंटरैक्ट करता है और उसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो आपके पास स्प्लिट होते हैं और ये दोनों जब मिलते हैं तो ये आपके पास एलएस कपलिंग करते हैं या जेजे कपलिंग करते हैं और जो जे की वैल्यू है ये टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है। इसको हम एल प्लस एस और ये वेरी करता है एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस के मॉडुलस तक। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या होगा? इस फाइन स्ट्रक्चर का इस फाइन इंटरैक्शन का क्या कहते हैं नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि आपके पास ये ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के अंदर चूंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल 0 है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या है? 0 है। सो लिहाजा ग्राउंड स्टेट वैसे की वैसी ही रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है उसमें क्या होगा? n इज इक्वल टू 6 है और l इज इक्वल टू क्या है? 1। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है और स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये इंटरैक्ट करेंगे और इनके इंटरैक्शन के नतीजे में होगा क्या कि ये जो एक्साइटेड स्टेट है आपकी ये क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाएगी दो स्टेट्स के अंदर। एक को हम 6 2 p हाफ कहेंगे और एक को 6 2 p 3/3 हाफ कहेंगे। ये जो 2 है यहाँ पे जो डिनोट किया जा रहा है इसका मतलब ये है कि ये मल्टीप्लिसिटी को डिनोट करता है 2s प्लस 1। s जो है वो हाफ है तो इसका मतलब ये 2 होगी हमारे पास। अच्छा, अब अभी यहाँ तक बात जो है वो बड़ी सिंपल है कि आपके पास दो एनर्जी लेवल्स थे। स्पिन ऑर्बिट इंटरैक्शन की वजह से क्या होगा वो हायर एक्साइटेड स्टेट जो है वो स्प्लिट होगी दो एनर्जी लेवल्स के अंदर। यहाँ पे बात जो है वो खत्म नहीं होती। थोड़ी सी आगे चलें तो जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। उस न्यूक्लियस की भी अपनी एक स्पिन है। वो जो स्पिन है वो इस इलेक्ट्रॉन के जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है जिसको हमने जे कहा है अभी उसके साथ इंटरैक्ट करती है। अब जब ये इंटरैक्ट करेगी तो एनर्जी लेवल जो है वो फिर से स्प्लिट होंगे और एनर्जी लेवल किस तरह से स्प्लिट होंगे कि वही असूल जो हमने अभी पीछे देखा है कि दो एंगुलर मोमेंटम को ऐड कैसे करते हैं उसी तरह से जो ग्राउंड स्टेट है जो 6 2 s हाफ है
वो पहले यहाँ पे एक स्टेट थी और ये क्या होगी, ये 2 स्टेट्स के अंदर क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाएगी, I प्लस माइनस जे। I प्लस माइनस जे करेंगे तो 7/2 व्हिच इज़ द न्यूक्लियर स्पिन फॉर द सीज़ियम, और ये हाफ जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, तो ये 2 स्टेट्स बन गई। तो इसका मतलब ये है कि जो ग्राउंड स्टेट है, 2 ग्राउंड स्टेट्स आ गई हैं आपके पास, F=3 एंड F=4। इसी तरह से जो एक्साइटेड स्टेट थी, उसमें क्या हो गया, J इज इक्वल टू हाफ था और J इज इक्वल टू 3/2, टू वैल्यूज थी जो हमारे पास एक्साइटेड स्टेट थी। उसमें जब आप क्या कहते हैं न्यूक्लियर स्पिन ऐड होगी या इंटरेक्ट करेगी उसके साथ, तो हर स्टेट जो है वो क्या कहते हैं मल्टीपल स्टेट्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। तो ये क्या कहते हैं आपके पास F=3, F=4, ये पहली एक्साइटेड स्टेट थी, और इससे ऊपर एक और एक्साइटेड स्टेट थी जो क्या कहते हैं मजीद एनर्जी लेवल्स के अंदर सेपरेट हो जाएगी, F=2, 3, 4, 5। सो ये इसको कहते हैं हाइपर फाइन इंटरेक्शन। यानी कि हाइपर फाइन जब न्यूक्लियस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम है इंटरेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम से, तो उसके नतीजे में आपके पास क्या कहते हैं ये एनर्जी स्प्लिटिंग होती है। अच्छा, यहाँ तक बात दुरुस्त है। अब क्या करते हैं, अब हम करने ये लगे हैं कि ये एनर्जी लेवल्स तो हमने समझ लिए कि अच्छा ये एनर्जी लेवल्स हमारे पास आ गए हैं। ये जो सबसे बॉटम वाला है 6 2s हाफ, ये ग्राउंड स्टेट है, 2 ग्राउंड स्टेट्स हैं हमारे पास, ये पहली एक्साइटेड स्टेट है और ये उससे ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम मैग्नेटिक ये एनर्जी लेवल्स हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ शो कर रहा हूँ ग्राउंड स्टेट F=3 और 4, और ये जो 6 2p हाफ वाली जो है ये सिर्फ स्टेट शो कर रहा हूँ क्लैरिटी के लिए, ताकि ज़्यादा वो जंबल वो ज़्यादा क्या कहते हैं मुख्तलिफ क्लैरिटी रहे कि क्या कहते हैं, क्योंकि अगर मैं दूसरी स्टेट भी ऐड कर लूँगा तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगी क्लैरिटी रहना। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन कर दी। अब जब मैं मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करूँगा ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये एनर्जी लेवल्स जो हैं F=4, F=3, ये सारे एनर्जी लेवल जो हैं ये मज़ीद सेपरेट होंगे। इनकी जो डीजेनरेसी है वो क्या कहते हैं लिफ्ट ऑफ हो जाएगी। और उसके नतीजे में होगा क्या कि ये एनर्जी लेवल्स 2f+1 मैग्नेटिक लेवल्स के अंदर क्या कहते हैं डिवाइड हो जाएंगे। इसको बोलते हैं ज़ीमैन इंटरेक्शन। ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो क्या कहते हैं आप देख रहे होंगे। ये जो इस कार्टून का रिएक्शन है बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन होगा। अच्छा, और कितना कॉम्प्लिकेटेड होना है इसने। खैर, यहाँ यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड आपने स्विच ऑन की और आपके पास क्या कहते हैं ये मजीद एनर्जी लेवल्स जो है वो आ गए। अब जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, वो डिटरमिन करती है कि ये जो सेपरेशन है इन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान वो कितनी होगी। और ये जो और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान जो फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि आप एनर्जी की भी बात कर सकते हैं कि इनके दरमियान जो एनर्जी जो है वो आपके पास क्या होगी, वो डिटरमिन करती है मैग्नेटिक फील्ड आपने कितनी ऑन की है। अच्छा, अब ये आ गई बात हमारे पास क्या था जी, हमारे पास ये दो स्टेट्स थी। एक पहले क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट 6 2s हाफ, फिर उससे ऊपर एक्साइटेड स्टेट और फिर उससे ऊपर एक्साइटेड स्टेट। अब इनको मैं समराइज अगर करूं तो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म्स में एक D1 लाइन कहलाती है और एक क्या कहते हैं D2 लाइन कहलाती है। अब यहाँ पे आप देखें तो एक की वेवलेंथ जो है, यहाँ से अगर मुझे किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है ऊपर वाले स्टेट के अंदर, तो मुझे ये वाली वेवलेंथ चाहिए 894.59 नैनोमीटर। ठीक है, और D2 लाइन जो से हायर एक्साइटेड स्टेट है 6 2p 3 हाफ, इसके अंदर अगर एक्साइट करना है तो 852 नैनोमीटर की मुझे वेवलेंथ चाहिए। अब ये वेवलेंथ की टर्म्स में दिए हुए, तो इसका मतलब ये है कि इसका इन्वर्स करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये इसके लिए ज़्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स आपको चाहिए, इसके लिए कम एनर्जी वाले फोटॉन्स चाहिए। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये है, ये इसको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है ये, D1 लाइन इसको कहा जाता है 894 को, जो हायर होती है, जो कम एनर्जी में होती है उसको D1 कहा जाता है, जो ज़्यादा एनर्जी में होती है उसको D2 कहा जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप क्या कहते हैं देखें, तो ये जो हाइलाइट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये एक नंबर है। ये जो ग्राउंड स्टेट की स्प्लिटिंग है ना, F=3 और F=4, ये ग्राउंड स्टेट्स हैं। इनकी स्प्लिटिंग को अगर आप गौर करें तो ये 9.192 गीगाहर्ट्ज़ है।
अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि आपने सेकंड की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि एक सेकंड को नया स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है वो किस तरह से डिफाइन किया है, सिस्टम इंटरनेशनल जो है वो किस तरह से डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि एक सेकंड वो टाइम है जिसके अंदर सीज़ियम का एक एटम जो है वो इतनी दफ़ा जो है वो क्या कहते हैं, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी दफ़ा जो है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो ये वही ट्रांज़िशन है जिसके ज़रिए से आप एटॉमिक क्लॉक्स बनाते हैं और क्या कहते हैं, आप यूनिट को जो है, जो टाइम का यूनिट है उसको क्या कहते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, और इसको मेज़र करने की जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, यानी कि इसके अंदर में हमें हमारे जो गैर यकीनी है वो ये है कि 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 इतनी लो अनसर्टेनिटी है हमारी इसके दौरान, इसके अंदर ये जो हमने टाइम का यूनिट जो है वो डिफाइन किया हुआ है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक एटॉमिक क्लॉक बनाते हैं तो एटॉमिक क्लॉक जो है वो ड्रिफ्ट करेगा, यानी कि उसके टाइम के अंदर 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा 300 मिलियन ईयर्स के अंदर। यानी कि 300 मिलियन साल लगेंगे 1 सेकंड का डिफरेंस अनसर्टेनिटी को एक्युमुलेट होते हुए, कि वो 1 सेकंड की अनसर्टेनिटी हो जाए या 1 सेकंड का डिफरेंस आ जाए या 1 सेकंड का एरर आपके पास आ जाए, तो उसको 300 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अच्छा, अब लोग जो हैं वो यहाँ पे रुके नहीं हैं। अभी अगले डेकेड के अंदर आप देखेंगे कि टाइम की नई डेफिनेशन जो है वो आपके पास आएगी, जिसको ऑप्टिकल लैटिसेस जो हैं उनकी टर्म्स में वो इससे ज़्यादा बेहतर जो है वो प्रिसिजन जो है वो हमें प्रोवाइड करती हैं 10 टू द पावर माइनस 18 तक, लेकिन वो अभी तक सिर्फ लेबॉरेटरी के अंदर महदूद हैं। और उसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ये होगी कि 1 सेकंड का एरर आएगा आपके पास टाइम की मेजरमेंट में आफ्टर 30 बिलियन ईयर्स। सो ये जस्ट एक छोटी सी क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट हाईलाइट थी जो मैं बताना चाह रहा था कि ये जो सीजियम की ट्रांजिशन है ये वही है जिससे आपका सेकंड का यूनिट जो है वो क्या कहते हैं, डिफाइन होता है। अच्छा जी, अब ये वेपर सेल का अंदर जो एटम है ये उनकी कहानी हो गई, ठीक है जी। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब मैं बात करूंगा कि अच्छा, जो मैंने कहा था कि खास लेजर की वेवलेंथ होनी चाहिए उन एटम्स को क्या कहते हैं, एक्साइट करने के लिए। अच्छा, या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उनको एक्साइट करने के लिए। अब ये पहला अगर मैं D1 ट्रांजिशन लाइन लूं, यानी कि ये ग्राउंड स्टेट है और ये क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट है। इसके अंदर जो पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं वो 4 हैं, ठीक है जी। और मुझे क्या करना है, मुझे एटम्स को एक्साइट करना है खास फ्रीक्वेंसी के साथ। यानी कि मुझे ये चाहिए कि भाई क्या कहते हैं, मैं एटम्स को एक्साइट करूं F इज इक्वल टू 4 से लेके F इज इक्वल टू 3 स्टेट के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन करने के लिए, यानी कि लेज़र की फ्रीक्वेंसी को फिक्स करने के लिए हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। इससे मुराद क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है कि आप लेज़र की फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं एक खास रीजन के अंदर, और जब आप चेंज करते हैं तो जब वो फ्रीक्वेंसी मैच करती है इन ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी के साथ, तो आपके पास रोशनी जो है वो उस वेपर सेल के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। जब वो अब्जॉर्ब होगी तो जो डिटेक्टर है आपका, उस डिटेक्टर के अंदर जो रोशनी की मिकदार जा रही थी या रोशनी जो उसके ऊपर फॉल कर रही थी, वो क्या कहते हैं, कम हो जाएगी। और जैसे ही वो कम होगी तो वो आपको डिटेक्टर की इंटेंसिटी के ऊपर एक डिप जो है वो नजर आएगा। ये जो ग्राफ है ये आपके पास क्या कहते हैं, वही डिप जो है वो शो कर रहे हैं कि जैसे ही वेपर सेल ने, एटम्स ने एनर्जी एक खास जो इस इन ट्रांजिशन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करती है, वो खास एनर्जी जब अब्जॉर्ब करेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं, वो एनर्जी के अंदर वो जो फोटो डिटेक्टर इंटेंसिटी है वो उसके अंदर क्या कहते हैं, डिप आ जाएगा। अब ये 4 पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 ट्रांजिशंस जो हैं वो मेरे पास यहाँ पे आई हुई हैं। ये D1 लाइन ट्रांजिशन है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये आपके पास D2 लाइन ट्रांजिशन है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई D2 अगर देखें तो F इज इक्वल टू 2 3 4 5 और F इज इक्वल टू 3 4 ये स्टेट्स हैं। तो इसके अंदर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन एक खास वजह है जिसकी वजह से सिर्फ हमें सिर्फ ये 2 ट्रांजिशन नजर आती हैं, और उसको कहते हैं डॉपलर ब्रॉडनिंग।
अब डॉपलर क्या है? अब एटम जो है वो बैठे तो नहीं हुए, क्या कहते हैं, वेपर सेल के अंदर एक खास टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, तो एटम जो है वो बैठे नहीं हुए, एटम जो है वो क्या कहते हैं, इर्द गिर्द घूम रहे हैं, टकरे मार रहे हैं, क्या कहते हैं, उस ग्लास सेल के साथ, उस वेपर सेल के साथ। तो उनकी एक खास वेलोसिटी है। तो जो एटम क्या कहते हैं रोशनी की तरफ आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डॉपलर शिफ्ट होगा। जो दूर जा रहा है उसकी वजह से क्या होगा, डॉपलर शिफ्ट होगा। तो वो जो डॉपलर शिफ्ट है, ये जिसकी वजह से हम कहते हैं कि डॉपलर ब्रॉडनिंग हो रही है इन ट्रांजिशन की, तो ये जो डॉपलर ब्रॉडनिंग है ना, ये क्या कहते हैं, इसकी वजह से हमें जो बाकी स्टेट्स हैं वो नज़र नहीं आती, यानी कि इंडिविजुअल जो ट्रांजिशंस हैं 2 3 4 इंडिविजुअल नज़र नहीं आती, बल्कि हमें सिर्फ एक ट्रांजिशन मिलती है। और इन तमाम के लिए और एक ट्रांजिशन मिलती है एफ इज इक्वल टू 4 से हायर एक्साइटेड स्टेट के लिए। ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे पता चल गया कि भाई क्या कहते हैं, मेरे पास कौन कौन सी ट्रांजिशन है और कहाँ कहाँ पे आ रही हैं। अब मैंने लेज़र की फ्रीक्वेंसी को फिक्स करना है। अब लेज़र जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो मैं एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ इसके ऊपर। मैंने इसको थोड़ा सा थियरी का भी रखा है और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल टच भी रखा है। वो ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि लेज़र जो है वो काम कैसे करती है। काम से मुराद ये है एक्सपेरिमेंटली जो है उसको कैसे हम करते हैं। अच्छा, ये जस्ट एक तस्वीर है जहाँ पे वेपर सेल को एक स्केल के साथ रखा गया है, जस्ट टू टेल यू कि अच्छा इसका साइज जो है वो कितना छोटा है इन 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 वेपर सेल्स का। अच्छा, अब इससे आगे चलें तो हमारे पास टाइम जो है वो थोड़ा सा कम है। अब अ, अब आपने ये देख लिया कि आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने लेज़र की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर ली। जब आपने लेज़र की फ्रीक्वेंसी फिक्स कर ली तो एटम क्या होंगे, ऑप्टिकली पंप होंगे। ऑप्टिकली पंप से मुराद ये है अनपोलराइज्ड हैं, तो आप इनको क्या कहते हैं, ये जो तमाम स्टेट्स के अंदर मौजूद हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये सिर्फ एफ इज इक्वल टू, ये जो एम एफ इज इक्वल टू 4 वाली स्टेट है, ये वाली सिर्फ इसके अंदर ये इकट्ठे हो जाएं। जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम की जो स्पिन है या एटम जो है वो क्या कहते हैं आपके पास पोलराइज हो गया है, या इसकी स्पिन जो है वो एक ही डायरेक्शन में आपके पास क्या कहते हैं आ गई है। अब और ये आपके पास क्या कहते हैं एक तरह से आपका एक मैग्नीटोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड सेंसर जो है वो क्या कहते हैं बन गया। अब जो मैग्नेटिक फील्ड सेंसर है उसकी दो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं। एक जो है वो क्या कहते हैं ओरिएंटेशन मैग्नीटोमीटर कहलाता है, और एक जो है वो क्या कहते हैं अलाइनमेंट मैग्नीटोमीटर कहलाता है। ये बेसिस ये जो तफरीक है इनके दरमियान, ये इस बात के ऊपर है कि आप कौन सी लाइट से क्या कहते हैं, कौन सी लाइट पोलराइजेशन से इनको एक्साइट कर रहे हैं। अगर आप सर्कुलरली पोलराइज लाइट से शाइन करेंगे तो ओरिएंटेशन होगा, और अगर आप क्या कहते हैं बाई पोलराइज लाइट से शाइन करेंगे जो कि लीनियरली पोलराइज लाइट होती है, तो आपके पास अलाइनमेंट मैग्नीटोमीटर होगा। और ये जो है ना, ये जो बार्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बता रही हैं कि जब आप ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स जो है ना उनकी क्या पॉपुलेशन होती है। एटम जो है वो एक्साइट होता है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को मद्देनज़र रखते हुए, और लेकिन जो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है तो वो क्या कहते हैं वो मुख्तलिफ स्टेट्स में क्या कहते हैं पॉसिबल है, मुख्तलिफ स्टेट्स में वो क्या कहते हैं अमिट कर सकता है, मुख्तलिफ स्टेट में वो वापस आ सकता है। तो खैर जब आप ऑप्टिकल पंपिंग कर रहे हैं तो ऑप्टिकल पंपिंग के नतीजे में जब ओरिएंटेशन होगा, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट से शाइन करेंगे तो आपके पास ये वाली एम एफ इज इक्वल टू 4 स्टेट जो है वो क्या कहते हैं सेंसिटिव होगी। और जब आप लीनियरली पोलराइज्ड लाइट से करेंगे तो एम एफ इज इक्वल टू +4 और -4, ये दोनों स्टेट्स जो हैं वो क्या कहते हैं आपके पास एटम्स जो हैं उसके अंदर लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ तक ये डिफरेंट फ्लेवर हो गए। अब आ जाते हैं लेजर सेटअप के ऊपर। ये जो लेज़र सेटअप है, ये क्या कहते हैं, ये एक छोटा-सा डायोड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। आई होप आप लोगों को ये कर्सर जो है वो नज़र आ रहा होगा। अच्छा, ये जो है ना, ये एक छोटा-सा लेज़र डायोड है, और इस लेज़र डायोड को चलाने के लिए इसको एक ख़ास करंट चाहिए, और ये एक पीएन जंक्शन होता है, तो इसको एक ख़ास करंट चाहिए और इसको एक ख़ास टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो वो ख़ास टेम्परेचर और ख़ास करंट देने के लिए ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है, ये लेज़र डायोड कंट्रोलर कहलाता है। ये कंट्रोल करता है कि कितना करंट जो है वो सप्लाई करना है और कितना टेम्परेचर जो है इस लेज़र डायोड का रखना है। अच्छा, इस लेज़र डायोड से रोशनी निकलती है, यहाँ पर हमने एक फ़ैराडे आइसोलेटर लगाया हुआ है। फ़ैराडे आइसोलेटर का काम क्या होता है कि भई अ
जब आप सेंसिटिव इक्विपमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, तो रोशनी जब क्या कहते हैं किसी सरफेस से टकराती है, तो कुछ पोर्शन जो है वो उसका लाइट का रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जब वो रिफ्लेक्ट बैक होता है ना, अगर वो क्या कहते हैं इस डायोड के अंदर जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो उससे जो ये जो लेज़र डायोड है, इसकी जो पावर है वो फ्लक्चुएट करेगी। तो हम नहीं वो चाहते कि अच्छा वो फ्लक्चुएट करे। तो ये यूँ समझ लें फैराडे आइसोलेटर सिर्फ़ ये काम करता है कि रोशनी को एक डायरेक्शन में जाने देता है, बाकी किसी तरह और रिफ्लेक्शन से क्या कहते हैं दोबारा रोशनी वापस डायोड की तरफ नहीं जाती। ठीक है जी। अच्छा, अब ये रोशनी फैराडे आइसोलेटर से गुज़री, यहाँ पे एक बीम स्प्लिटर है, बीम स्प्लिटर क्या करता है? पोलराइज़िंग बीम स्प्लिटर है, पोलराइज़ेशन की बुनियाद पे बीम को जो है ना वो रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट कर देता है। तो होगा क्या कि इस रोशनी यहाँ पे पहुँचेगी तो एक इस आर्म में जा रही है रोशनी, ये जो ग्रीन में हाइलाइट किया हुआ है, ये अब्ज़ॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेटअप है। और बाकी जो पोर्शन है लाइट का, वो हम क्या कहते हैं इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर डाल देते हैं। ऑप्टिकल फाइबर के ज़रिए से हम आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी? अब बाकी सारे कंपोनेंट्स क्या हैं? बाकी सारे कंपोनेंट्स के बारे में ज़रूरी है कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी का ये जो छोटा-सा सेटअप है, यहाँ पे ये फ़ोटो डिटेक्टर लगा हुआ है। अब फ़ोटो डिटेक्टर क्या करता है? इसके ऊपर आके रोशनी ने फ़ोटॉन्स ने स्ट्राइक करना है और उसने उसको इलेक्ट्रिकल करंट में कन्वर्ट करना है। अब इलेक्ट्रिकल करंट को कन्वर्ट करते हैं तो ये एक ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर है। करंट को मेज़र करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है तो हम बेहतर है कि हम उसको वोल्टेज में कन्वर्ट करें। ये ट्रांस इम्पीडेंस एम्पलीफायर करता ये है कि करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। ये छोटा-सा वेपर सेल पड़ा हुआ है। ये जो है एक एफपीजीए है, फ़ील्ड प्रोग्राम गेटेड अर्रे जो है, इसको इसके ज़रिए से हम क्या कहते हैं इस लेज़र के करंट को मॉड्यूलेट करते हैं और हम यानी कि लेज़र की फ्रीक्वेंसी को लॉक करते हैं एक ख़ास ट्रांज़िशन के ऊपर। जो ख़ास ट्रांज़िशन हमें चाहिए ना, यानी कि f = 4 से f = 3 पे हमने एक्साइट करना है या f = 3 से f = f'3 पे एक्साइट करना है। तो ये जो काम सरअंजाम देता है, ये एफपीजीए जो है, ये क्या कहते हैं, काम सरअंजाम देता है। इसको रेड पिटाया बोलते हैं, इसका जो नाम है। और ये जो छोटी-सी ये जो नज़र आ रहा है आपको पार्ट, ये क्या कहते हैं, पावर सप्लाई है। सो ये एक लेज़र का सेटअप है, जो कि ऑप्टिकल मैग्नेटोमीटर के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अब ऑप्टिकल मैग्नेटोमीटर एक्चुअली क्या है? लेज़र सेटअप जो है, इसके बारे में बस यही मैंने बताना था कि जब आप इसकी एक ख़ास कोएफ़िशिएंट्स होते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट है वो डेल्टा लैम्ब्डा और डेल्टा आई, यानी कि जब आप करंट चेंज करते हैं तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, जो लाइट होती है। इसी तरह से अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसकी जो लेज़र डायोड जो रोशनी इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ जो है वो चेंज होगी। ख़ैर, थोड़ा-सा आगे चलें, तो उस बॉक्स से उस पूरे बॉक्स से हमने क्या किया, हमने एक ख़ास फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर ली और बाकी जो लाइट जो हमने ऑप्टिकल फाइबर को दी हुई थी, उस ऑप्टिकल फाइबर से जो लाइट आ रही है, उसको हम अब इस्तेमाल करेंगे बाकी जो एक्सपेरिमेंट्स है उसके अंदर। रोशनी यहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर आ रही है, इस ऑप्टिकल फाइबर से रोशनी निकल रही है, ये कुछ कंपोनेंट्स हैं ऑप्टिक्स के यहाँ पे पड़े हुए। ये एक मैग्नेटिक शील्ड है। ये मैग्नेटिक शील्ड का काम क्या है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ये उससे क्या कहते हैं, जो आपका वेपर सेल है, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्ट करती है। उसकी मैं वजह बताता हूँ अभी आगे चल के। और यहाँ पे एक डिटेक्शन सिस्टम लगा हुआ है, फोटो डिटेक्टर्स हैं और इसके ज़रिए से हम क्या कहते हैं देखते हैं कि रोशनी रोशनी जो है, जो एटम्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। ये इस मैग्नेटिक शील्ड के अंदर की स्क्रीन है, बहुत सारी कॉइल्स लगी हुई हैं, इसके इर्द-गिर्द स्क्वायर कॉइल्स हैं और इसके अंदर यहाँ पे ये जो छोटा-सा अंदर है 5 मिलीमीटर का क्या कहते हैं आपने वेपर सेल जो है वो क्या कहते हैं रखा हुआ है, जो कि जिसके अंदर एटम्स मौजूद हैं जो कि हमारे मैग्नेटोमीटर का मैग्नेटिक फील्ड सेंसर का काम कर रहे हैं। अच्छा, अब ये तो हमने अभी तक सीखा जो है वो ये है कि भई रोशनी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लेनी है, वेपर सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर एटम्स जो हैं वो क्या हैं और कैसे जो है वो पंपिंग करते हैं, ये हमने सीखा है। अब हम आते हैं बात कि मेज़रमेंट कैसे होती है। मेज़रमेंट जो है ना वो होती है फ़ैराडे इफ़ेक्ट के ऊपर। अब फ़ैराडे इफ़ेक्ट क्या है? आम लफ्ज़ों में अगर समझाऊँ कि भई मेरे पास कोई एक मीडियम है, उस मीडियम के अंदर अगर मैं एक ख़ास लीनियरली पोलराइज़्ड लाइट या वर्टिकली पोलराइज़्ड लाइट भेजता हूँ, तो उस मीडियम में से गुज़रने के बाद उस लाइट का जो पोलराइज़ेशन प्लेन है, वो क्या कहते हैं रोटेट कर जाता है। यहाँ पे देखें ये
जो ई वेक्टर है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो वर्टिकल है, और इस मीडियम से गुजरने के बाद ये जो है ये रोटेट हो गया। अब ये जो रोटेशन होती है इसको क्या कहते हैं? द फैराडे रोटेशन कहा जाता है, और ये बुनियादी मेथड है जिसके ज़रिए से हम मेज़र करते हैं कि अच्छा जो एटम्स हैं वो किस तरह से बिहेव कर रही है, एटम्स की जो फ्रीक्वेंसी है, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है। अच्छा, अब दोबारा से उसी तस्वीर पे वापस आ रहे हूँ मैं कि आपने क्या किया, लाइटली एटम्स को क्या कहते हैं ऑप्टिकली पंप किया, उसके नतीजे में एटम तमाम एटम्स की जो स्पिन है वो क्या कहते हैं एक डायरेक्शन में होगी। ये जो पी है ये क्या कहते हैं तमाम एटम्स की पोलराइजेशन को शो कर रहा है, और ये जो बी है ये आपने क्या कहते हैं स्टैटिक फील्ड अप्लाई की है। अगर आप अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सीजियम एटम्स को रखेंगे, तो सीजियम एटम जो है वो 3.5 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से जायरेट करेगा या ऑसिलेट करेगा 1 माइक्रो टेस्ला के साथ। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रफली यूँ कह लें कि यहाँ पर जो है वो 40 या 50 माइक्रो टेस्ला है, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 3.5 इसका मतलब ये है 175 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से सीज़ियम एटम जो हैं वो क्या कहते हैं, जब वो पोलराइज़ हो चुके होंगे, वो क्या कर रहे हैं, वो ऑसिलेट कर रहे हैं। उसको हम कहते हैं कि लार्मर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या कहते हैं 175 किलो हर्ट्ज होगी। अब एटम जो है वो क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। ऑसिलेट करने के नतीजे में ये हमारे पास एक मैग्नेटोमीटर की रेसिपी जो है रेसिपी से हमारे पास एक पूरा मैग्नेटोमीटर जो है वो बन गया है कि एटम जो है पंप कर दिए हैं और एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिए हैं। अब हमने क्या करना है? अब हमने जो फील्ड मेजर करनी है उसकी तरफ जाना है, वो अप्लाई करनी है। जैसे ही हम जो फील्ड हमने मेजर करनी है वो अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो पोलराइजेशन वेक्टर था, ये टिल्ट होगा। जब ये टिल्ट होगा तो ये हायर एम्पलीट्यूड से क्या कहते हैं ऑसिलेट करना शुरू करेगा। जब ये हायर एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू करेगा, तो आपके पास जो रोशनी आ रही है, वो क्या कहते हैं उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट होगा, और उसके नतीजे में हमारे पास जो डिटेक्टर है उसके ऊपर हमें इंटेंसिटी चेंज होती हुई नज़र आएगी। और उसके नतीजे में हमारे पास होगा क्या कि ये एक रफ सी पिक्चर है, ये पूरी समरी है जो हमने अभी तक डिस्कस किया है। हमारे पास इस तरह का ग्राफ जो है वो क्या कहते हैं आएगा। ये एक लोरेंट्ज़ियन है, ये जो ब्लू कर्व है इसको अब्सॉर्प्टिव बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मैग्नेटोमीटर और ओरिएंटेशन के क्या कि किस किस ज्योमेट्री में आप क्या कहते हैं अपने ओपीएम को रखा हुआ है। और ये जो येलो सा पार्ट है, ये आपके पास उसका डिस्पर्सिव पार्ट है। तो ये बेसिकली आपके मैग्नेटोमीटर ने क्या किया है, आपने एक फ़ील्ड अप्लाई की है, और वो फ़ील्ड जो है उसने उसको मेज़र कर लिया है, और ये आपके पास क्या कहते हैं उसका रेजोनेंस स्पेक्ट्रा जो है वो क्या कहते हैं आ गया। अच्छा जी, यहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि ये इतना आसान जो है वो उन्वान नहीं है इसको समझना, लेकिन हम बुनियादी तौर पे यहाँ पे एक फ़ील्ड जो है वो क्या कहते हैं मेज़र कर रहे हैं, और ये मज़ीद क्या कहते हैं आपके पास वही ग्राफ मैंने फिर से शो किया है। ये मेरे ही एक पेपर जो है उसका रिज़ल्ट था, और अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो क्वांटम नॉइज़ से मुतल्लिक है कि नॉइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे पास क्लासिकल नॉइज़ है, क्लासिकल नॉइज़ में आपके पास 1 ओवर एफ नॉइज़ होती है, फिर आपके पास शॉट नॉइज़ होती है, और प्रोजेक्शन नॉइज़ होती है जो कि एटॉमिक नॉइज़ होती है। एटम की तरफ से भी नॉइज़ जो है वो आपके पास आ रही होती है। और इन ओपीएम की जो सेंसिटिविटी है वो लिमिट होती है किसकी वजह से? इस प्रोजेक्शन नॉइज़ की वजह से, कि सबसे ज़्यादा सबसे मिनिमम जो मैग्नेटिक फील्ड की सेंसिटिविटी है वो कितनी आप अचीव कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है इस T2 टाइम के ऊपर, और जो वॉल्यूम है सेल का उसके ऊपर, और उस वॉल्यूम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं वो आपके पास सीज़ियम के मौजूद हैं। ये उसके ऊपर ये सेंसिटिविटी जो है डेल्टा बी प्रोजेक्शन जो है वो डिपेंड करती है। और जो अल्टीमेट लिमिट है वो ये क्वांटम लिमिट कहलाती है। एटॉमिक नॉइज़ जो है वो क्वांटम लिमिट है, यानी कि जो लिमिट करती है आपके ओपीएम को कि इससे ज़्यादा बिलो सेंसिटिविटी जो है वो अचीव नहीं की जा सकती। खैर, उसके भी मुख्तलिफ तरीके हैं, लोग और बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं।
शॉर्ट नॉइज़ क्या है? शॉर्ट नॉइज़ जो डिटेक्टर है आपका, उसके ऊपर जो फोटॉन आके फोटॉन जो रैंडम टाइम पे अराइव होते हैं, जो फोटो डिटेक्टर के ऊपर, उसकी वजह से क्या कहते हैं, जो आपके पास करंट के अंदर चेंज आता है फोटो डिटेक्टर के, उसको क्या कहते हैं, शॉर्ट नॉइज़ बोलते हैं। और वो डिपेंड किस पे करती है? वो डिपेंड करती है कि आपके पास ऑप्टिकल पावर कितनी है, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो स्ट्राइक कर रहे हैं फोटो डिटेक्टर पे। खैर, ये ज़्यादा पेचीदा मामले के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ पे फिर बात आ जाती है बैंडविड्थ ऑफ मैग्नेटोमीटर, कि कितनी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज़ को क्या कहते हैं मैग्नेटोमीटर मेज़र कर सकता है। और वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो दी जाती है 1/T2 टाइम। ये वही T2 टाइम है, ट्रांसवर्स टाइम है। और ये जो रेजोनेंस स्पेक्ट्रा आपके पास है, ये जो येलो वाली कर्व है ना, इसका फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा, यानी कि आप, ये पीक है इसकी, इसकी आधी ऊंचाई के ऊपर अगर आप पूरी इसकी विड्थ लें, तो ये आपके पास क्या कहते हैं, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमा आता है, जिसको लाइन विड्थ भी कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आप मेजर करें, तो आपके पास ये बताता है कि ये इतनी रेंज की फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसको एक मैग्नीटोमीटर मेजर कर सकता है। उससे अगर आप बाहर जाएंगे तो मैग्नीटोमीटर उसको मेजर जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है जी। अ, अब आते हैं इन मैग्नीटोमीटर्स के इस्तेमाल की तरफ। हमारे पास आखिरी 5-10 मिनट हैं, तो ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ ना आई हों, लेकिन जो एप्लीकेशंस हैं वो आपको ज़रूर समझ आ जाएँगी। अब इन ओपीएम्स के ज़रिए से किया गया जाता है, बहुत सारे इनसे मेडिकल फील्ड के अंदर जो है वो अभी काम लिए जा रहे हैं, डायग्नोस्टिक काम लिए जा रहे हैं। ये एक भैंस या गाय जो है उसको उसका उसका जो हार्ट रेट जो है वो क्या कहते हैं मॉनिटर किया जा रहा है। और ये जो एक ट्यूब सी आपको नज़र आ रही है, ये क्या कहते हैं, ओपीएम सेंसर है, पोर्टेबल ओपीएम सेंसर है, ऑप्टिकली पंप्ड मैग्नीटोमीटर है, जिसके ज़रिए से नॉन इन्वेसिव, यानी कि आपको कोई लीड वगैरह अटैच नहीं करनी पड़ती जानवर के साथ, अगर आप इस ओपीएम को इस्तेमाल करेंगे। इस तस्वीर में अगर आप देख रहे हैं तो आपको लीड नज़र आ रही होंगी। ये सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, अगर आप एक्चुअली उस जानवर का डाटा ले रहे हैं और फिर ओपीएम के ज़रिए से भी डाटा ले रहे हैं, तो दोनों को आप एक दूसरे के साथ देखते हैं कि अच्छा कितनी एक्यूरेसी से हमारा ओपीएम जो है सक्सेसफुली जो हार्ट रेट है उसको क्या कहते हैं मॉनिटर कर रहा है। अच्छा, दूसरा राइट साइड पे जो आपको दरमियान में जो नज़र आ रहा है, वो क्या कहते हैं, एक गिनी पिग का क्या कहते हैं हार्ट है। इस हार्ट को क्या कहते हैं आर्टिफिशियल तरीके से अलाइव रखा गया। और ये क्या कहते हैं हार्ट जो है वो आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है और क्या कहते हैं एक्सपैंड करता है, और उसकी वजह से कार्डियक एक्टिविटी की वजह से आपके पास जो ब्लड है वो क्या कहते हैं पंप हो रहा होता है। अच्छा, अब इस हार्ट की क्या कहते हैं जो मैग्नेटिक इंडक्शन टोपोग्राफी, या इस हार्ट की जो स्कैनिंग है वो क्या कहते हैं आप इस ओपीएम के ज़रिए से कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि अच्छा, हार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ गई? तो उसका सिलसिला यूँ है कि आप इस हार्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के, आपका हार्ट जो गिनी पिग है, ये तो हार्ट एक सेपरेट किया हुआ है उन्होंने, लेकिन जो आपकी बॉडी है उसके अंदर जो स्किन है, फैट है, मसल है, बोन है, उन सब की एक डिफरेंट कंडक्टिविटी है। अच्छा, अब ये जो डिफरेंट कंडक्टिविटी है, अगर आपके हार्ट के अंदर कोई करंट इंड्यूस होगा, तो इस कंडक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो करंट जो है उसका कितना मैग्नीट्यूड होगा, या ये इस रेजिस्टिविटी, ये यहाँ पे रेजिस्टिविटी बताई हुई है, तो उसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास कंडक्टिविटी आ जाएगी। तो हम क्या कहते हैं, खुद से इलेक्ट्रिकली इंड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट्स, ऑसिलेटिंग फील्ड आप अप्लाई करेंगे, तो फैराडे लॉ की मदद से क्या होगा कि आपके हार्ट के अंदर क्या कहते हैं करंट्स जनरेट होंगे, और उन करंट्स की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। और करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो आपके पास ये रेजिस्टिविटी डिटरमिन करती है कि आपके पास करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो जो करंट जनरेट हुआ है उसने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है, और आपका जो ओपीएम होगा, जो मैग्नीटोमीटर होगा, वो उस मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं मेजर करेगा।
अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या है? ये हमने मैग्नेटिक फ़ील्ड हार्ट की खुद इंड्यूस करके हमने मेजर कर ली, इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि एक मेडिकल डिज़ीज़ है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहा जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन ये होता है कि कुछ लोगों के जो हार्ट होता है उसको जो हार्ट बीट होती है वो बड़ी इर्रेगुलर होती है। तो उसके लिए यूजुअली जो है वो सर्जरी करके एक पेसमेकर जो है वो क्या कहते हैं हार्ट के साथ अटैच किया जाता है जो कि आपके हार्ट की जो बीट है उसको मेंटेन रखता है। अच्छा, लेकिन जो वजह है इस एट्रियल फिब्रिलेशन की वो यूजुअली नहीं मालूम। तो एक जो आइडिया है वो ये है कि भई जो कंडक्टिविटी है, जो हार्ट के टिश्यूज़ हैं या मसल्स हैं, वो अगर एक हेल्थी पर्सन के अंदर एक ख़ास होती है और जो दूसरा आदमी होता है उसके अंदर मुख्तलिफ होती है। तो कंडक्टिविटी मेजरमेंट से हमें पता चल सकता है कि अच्छा कि वजह क्या है इस एट्रियल फिब्रिलेशन की। तो ये एक मेडिकल क्या कहते हैं अटेम्प्ट है ओपीएम को इस्तेमाल करते हुए एट्रियल फिब्रिलेशन का डायग्नोस्टिक के लिए और इसको इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन टोमोग्राफी कहा जाता है। हार्ट को आप मैप कर रहे हैं। अच्छा, इससे आगे चलें। अब ये जो है, ये ओपीएम्स, ये आपको सारे सर के ऊपर जो नज़र आ रहे हैं, ये क्या कहते हैं, आपके पास ओपीएम्स हैं। ये जो हर एक छोटा-छोटा जो एक यूनिट है, ये क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्टिकल पंप मैग्नेटोमीटर है। और ये हमारे इधर यूनिवर्सिटी के अंदर ही सर पीटर मैन्सफील्ड इमेजिंग सेंटर है। मैन्सफील्ड को नोबेल प्राइज़ मिला था एमआरआई के ऊपर और वहीं पे क्या कहते हैं ये ओपीएम हैं जो कि क्या कहते हैं मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आपके ब्रेन के अंदर होता क्या है, न्यूरल एक्टिविटी होती है, न्यूरल एक्टिविटी के नतीजे में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिया गया है। ये डेंड्राइट जो है वो एक एंटीना है, आपके जो ब्रेन का न्यूरॉन है उसका एंटीना ये रिसीव करता है। कोई भी जो सिनेप्टिक इम्पल्स या जो इसको रिसीव होती है, यहाँ पे ये एक एक्सॉन टर्मिनल है जो कि क्या कहते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करता है। और इस तरह से क्या कहते हैं न्यूरल एक्टिविटी जो है वो आपके दिमाग के अंदर क्या कहते हैं प्रोसीड करती है। अब ये रिसीव क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, आयंस होते हैं और वो आयंस जब मूव करते हैं इस साइनेप्टिक गैप के अंदर से एक से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, तो जब ये मूव करते हैं तो उनके नतीजे में क्या कहते हैं आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और ये ओपीएम क्या कर रहे हैं, ये ओपीएम इन छोटी-छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स को क्या कहते हैं मेज़र कर रहे हैं। और आप ये कह सकते हैं कि अच्छा ये तो एमआरआई से भी पॉसिबल है, लेकिन ये ओपीएम से ही क्यों किया जा रहा है या स्क्विड्स मैग्नेटोमीटर जो हैं उनसे भी किया जा सकता है। लेकिन उसकी बुनियादी वजह ये है कि एमआरआई के अंदर आपको पूरे शख्स को एक स्टैटिक हालत में मतलब हिलना नहीं होता आपने एमआरआई मशीन के अंदर। और उसकी वजह से जो डायग्नोस्टिक है आपके पास शिज़ोफ्रेनिया का या एपिलेप्सी जिसे मिर्गी कहा जाता है मेरा ख्याल है। और जो डिमेंशिया है, जो लोग मेमोरी लॉस होता है, वो डायग्नोस्टिक जो है वो उसका बहुत पुअर है। तो ये ओपीएम्स जो हैं वो बेसिकली आपके ब्रेन को क्या कहते हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप आपकी मूवमेंट जो है वो इन ओपीएम को पहन के इतनी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जितना कि एमआरआई के अंदर होती है। तो ये एक और क्या कहते हैं इसका डायमेंशन है ओपीएम मैग्नेटो एन्सेफेलोग्राफी इन मैग्नेटोमीटर्स को इस्तेमाल करने की। इससे आगे चलूँ तो इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत सारी हैं। इनमें से 2 का मैंने ज़िक्र किया, मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफी, मैग्नेटोकार्डियोग्राफी। जो फंडामेंटल फिज़िक्स के क्वेश्चंस हैं वो भी क्या कहते हैं आप इन ओपीएम्स के ज़रिए से सर्च जारी है उनके ऊपर डार्क मैटर रिसर्च या सीपी वायलेशन जो है वो उसके ऊपर भी क्या कहते हैं इन ओपीएम्स के ज़रिए से काम हो रहा है। मिनरल और ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है ये भी क्या कहते हैं वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। और यहाँ पे जो सबमरीन एंड शिप डिटेक्शन है ये थोड़ा-सा वो डिफेंस वाली साइड पे आ जाता है कि ये लोग जो हैं वो क्या कहते हैं जो सबमरीन्स हैं उनको क्या कहते हैं कैसे ओपीएम्स को इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट किया जा सकता है। जो एक्सप्लोसिव्स हैं
उनको क्या कहते हैं डिटेक्ट करने के लिए भी ओपीएम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा उसके अलावा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को मैप करने के लिए या जो स्पेस के अंदर जो फील्ड्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए इन ओपीएम को इस्तेमाल किया जाता है। एक और जो इस्तेमाल है जो जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ वो ये है कि जाइरोस्कोप, एटॉमिक जाइरोस्कोप्स होती हैं। यानी कि आपके पास अभी तो आपको पता चल जाता है कि आपकी रोटेशन जो है, आप अर्थ के ऊपर मौजूद हैं तो आपकी रोटेशन क्या है, जीपीएस के ज़रिए से आप मालूम कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसशिप या जिसके अंदर आप जा रहे हैं तो उसकी रोटेशन जो है वो क्या है। लेकिन जब आप एक प्लैनेट से मल्टी प्लैनेट स्पीसीज की तरफ जाएंगे तो दूसरे प्लैनेट पे जाके आप अगर रोटेशन मेजर करना चाहते हैं वहाँ पे तो जीपीएस नहीं है। तो इन ओपीएम को ही इस्तेमाल करते हुए हम क्या कहते हैं कि जायरोस्कोप बना रहे हैं जो कि क्या कहते हैं जीपीएस सिस्टम के ऊपर क्या कहते हैं डिपेंडिंग करती है, बल्कि वो खुद बताती है कि अच्छा अ, किस क्या रोटेशन रेट है आपके स्पेसशिप का, क्योंकि लैंड करते हुए आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है सेफली अगर आप लैंड करना चाहते हैं। अगर नहीं तो या श्योर हम क्या कहते हैं अ, धमाके भी कर सकते हैं किसी और प्लेनेट पे जाके। खैर ये सारी समरी है इस ऑप्टिकल मैग्नेटोमेट्री की। कोशिश तो मेरी यही थी कि ज़्यादा डिटेल में ना जाया जाए, लेकिन मुझे अब थोड़ा-सा अंदाज़ा हो रहा है कि शायद बच्चे कहीं कन्फ्यूज़ ना हो गए हों कुछ चीज़ों के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच जी। अभी आप सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके ज़हनों में कुछ सवालात हैं तो। यू आर मोस्ट वेलकम। आई विल स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन नाउ। थैंक यू सो मच भाई, बहुत जबरदस्त टॉक थी और हमारी उम्मीद से काफी ज्यादा अच्छी टॉक थी। और आपने अच्छा यानी बेसिक्स बेसिक्स को ये आपने बहुत अच्छा कवर किया है। ये स्क्रीन कैसे शेयर खत्म होगी? अच्छा नहीं, खत्म हो गई है मेरा ख्याल जी है। जी, खत्म हो गई। अब ओके ठीक है। या, तो सवालात की तरफ चलते हैं। कुछ सवाल जो है वो चैट में है, पहले मैं वो आपसे पूछ लूंगा और फिर अगर किसी ने माइक ऑन करके पूछना हो तो वो भी कर लेंगे। श्योर श्योर। अच्छा। एक क्वेश्चन है कि और ये मैं साथ नाम भी लेता जाऊंगा। काजिम मुमताज का एक क्वेश्चन है कि एक्चुअली ही हैज टू क्वेश्चंस। फर्स्ट हम्म क्वेश्चन इज, कैन वी यूज लिक्विड क्रिस्टल्स inside vapor cells instead of any gas? हम्म। और दूसरा अच्छा सवाल इनका ये है कि इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड एट स्पेसिफिक एंगल और रैंडमली? ओके। सो अगर आप ऑप्टिकल पंप मैग्नेटोमीटर बनाना चाह रहे हैं ना तो फिर तो क्या कहते हैं वेपर्स के अलावा कोई चांस नहीं है। फिर तो आपको वेपर्स ही डालने होंगे। अल्कली आइटम्स के जो वेपर्स हैं वही आपको क्या कहते हैं डालने होंगे। और वेपर फॉर्म में ही चाहिए होंगे आपको, लिक्विड क्रिस्टल्स की फॉर्म में क्या कहते हैं नहीं चाहिए होंगे। क्योंकि आपने ऑप्टिकल पंपिंग करनी है और ऑप्टिकल पंपिंग करनी है और उसके नतीजे में वो ख़ास स्टेट में जाएँगे और उसके बाद क्या कहते हैं आप उससे कुछ काम ले सकते हैं। दूसरा सवाल जो है वो मैग्नेटिक फ़ील्ड कौन-सी डायरेक्शन पे, कौन-से एंगल पे अप्लाई की जाती है। अब मैग्नेटिक फ़ील्ड जो है ना वो डिपेंड करता है कि आप कौन-सी ज्योमेट्री में काम कर रहे हैं। अगर तो आप ओरिएंटेशन बेस्ड मैग्नेटोमीटर बना रहे हैं तो उसमें आप जिस डायरेक्शन में आपकी लाइट बीम प्रोपेगेट कर रही होती है उसी डायरेक्शन में आप क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। और अगर आप क्या कहते हैं अलाइनमेंट मैग्नेटोमीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हैं। अलोंग द बीम भी हो सकती है या परपेंडिकुलर टू द बीम भी हो सकती है। सो इसके मैंने अभी इसको बहुत मुख्तसर सा रखा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी और भी डिविजन्स हैं इन इन मैग्नेटोमीटर्स के अंदर। कुछ सर्फ मैग्नेटोमीटर्स होते हैं और ओरिएंटेशन के अंदर ही बहुत सारी मुख्तलिफ ज्योमेट्रीज को इस्तेमाल किया जाता है। दो लेजर्स को इस्तेमाल किया जाता है कुछ जगहों पे एक लेजर को इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके ऊपर भी डिफरेंशिएशन आ जाती है। तो अगर मैं कोई एक कहूँ कि अच्छा ये खास डायरेक्शन में ही आपने फील्ड अप्लाई करनी है तो वो दुरुस्त नहीं होगी। आप अकॉर्डिंग टू द टास्क एट हैंड जो है या किस तरह का मैग्नेटोमीटर आपने बनाया उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने जो वो जो स्ट्रक्चर दिखाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर उससे हम्म। मुताल्लिक है। मोमिना अरूज का सवाल है। वो कह रही है कि आप अ, ग्राउंड स्टेट कह रहे थे n इज इक्वल टू 6।
तो n = 1 को नहीं ग्राउंड स्टेट कहना चाहिए? नहीं, 6s1 है ना बच्चे, तो 6 जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हम आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है ना, उसको क्या कहते हैं देख रहे हैं। उससे अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक तरह से जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका इफेक्ट जो है वो शील्डेड होता है, यानी कि आपके पास उतने भी प्रोटॉन्स पड़े हुए हैं और उतने ही क्या कहते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो वो एक शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपके पास आता है। तो मैटर जो करता होता है वो आखिर वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो मैटर करता होता है, जो डिटरमिन करता है इन चीज़ों को। तो वहाँ पे वो जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो 6s1 है, तो n जो है वहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 6 होगा। s जो है उसका मतलब ये है कि वो स्फेरिकली सिमेट्रिक है, वो जो लेवल है या जो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो आपके पास क्या कहते हैं 0 होगा। जी बिल्कुल, आपने वो दिखाया भी था कि वो जीनॉन का स्ट्रक्चर बनता है और फिर उसके ऊपर 6s1 है, तो जीनॉन उसके एक ऊपर तरह की 6s1। जी, जी, इनर्ट जी। गैस है। इनर्ट गैस है। मोमिना का ही दूसरा सवाल है, सर आपने कोल्ड एटम्स का बताया कि रोशनी पड़ने से एटम्स को ठंडा किया जाता है, ऐसा पॉसिबल होने की क्या वजह हो सकती है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। क्या कहते हैं, रोशनी जब भी पड़ती है तो क्या कहते हैं आपके पास हमेशा हीट, आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो ये कैसे हो सकता है कि रोशनी से आप क्या कहते हैं एटम्स को ठंडा कर रहे हैं। तो रोशनी से एटम को उस ठंडा करने का जो अमल होता है ना, उसको डॉपलर कूलिंग कहा जाता है। डॉपलर कूलिंग में ये होता है कि अ, आप अपनी लेज़र की फ्रीक्वेंसी को जो है या एनर्जी को कम रखते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन आपका उस लेज़र लाइट की तरफ, फोटॉन की तरफ आ रहा है और उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जो लो एनर्जी वाला फोटॉन है उसको भी ऑब्ज़ॉर्ब कर लेगा, क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही होगी। अगर मैं गलत नहीं, शहबाज़ मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ तो। तो क्योंकि वो डॉपलर शिफ्ट आता है ना, फ्रीक्वेंसी के अंदर शिफ्ट आता है, तो वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जब आता है, तो उसकी वजह से आपके पास एनर्जी चेंज हो जाती है। और जब फोटॉन एक एटम के साथ टकराता है या उसको ऑब्ज़ॉर्ब करता है, तो उसको एक किक भी मिलती है, एक एक लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या कहते हैं उसको मिलता है। और वो सन फोटॉन को ऑब्ज़ॉर्ब करता है और उस फोटॉन को फिर क्या कहते हैं री एमिट करता है। और वो री एमिशन जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं डॉपलर कूलिंग कहा जाता है, कि जिसके अंदर आप एक लो एनर्जी लाइट, लो फ्रीक्वेंसी के फोटॉन को आप अब्जॉर्ब करवाते हैं एक एटम को, जिसका एनर्जी लेवल जो है उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, जबकि आपकी रोशनी की जो एनर्जी जो है वो क्या कहते हैं निस्बतन उससे थोड़ी सी कम है। आई होप होपफुली क्या कहते हैं ये इट डज मेक सेंस। बिल्कुल, ये एक अगर इसको मतलब ठंडे और गर्म होने को समझा जाए एनर्जी की टर्म्स में, तो हाँ, हम हाँ। आमतौर पे लो एनर्जी को ठंडा कह देते हैं और हाई एनर्जी को गर्म कह देते और रिलेटिव रिलेटिव हम क्या कहते हैं, हैं। बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन काजिम मुमताज का है। हाउ मच लो टेम्परेचर इज पॉसिबल टू अचीव by using this lasing method for scaling qubits in natural atom or trapped ion quantum computing? आई थिंक दो सवाल है या एक है? तो एक तो ये है कि कितना लो टेम्परेचर पॉसिबल है लेजर के थ्रू अचीव हम कितना कर सकते हैं, सही है। और अ, दूसरा मेरे ख्याल दूसरा। फिर वो क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड है। ओके। ट्रैप्ड आयन क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। ट्रैप्ड आयन क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर बहुत सारा क्या कहते हैं काम हो रहा है, और उसके अंदर एटम्स को जो है वो ट्रैप किया जाता है, और फिर उसके ज़रिए से सर्टन जो गेट्स हैं, क्वांटम गेट्स हैं, वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, और उससे क्या कहते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग की जाती है। चूँकि ये मेरी बुनियादी फ़ील्ड नहीं है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकूँगा। अलबत्ता पहला सवाल जो था आपका उसके ऊपर ज़रूर कि कितनी कूलिंग जो है वो की जा सकती है। तो वो एक डॉपलर लिमिट है जिसके वो जो एक ख़ास इक्वेशन के ज़रिए से आती है, और ये यूजुअली माइक्रो केल्विन के अंदर टेम्परेचर है जो कि अचीव किया जा सकता है। और इससे नीचे अगर आप जाना चाहें तो फिर आपको और तरह के मेथड इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इवेपोरेटिव कूलिंग होती है,
जो कि माइक्रो केल्विन से आपको नैनो केल्विन के अंदर क्या कहते हैं लेके जाती है। इवेपोरेटिव से मुराद ये है कि जब भी कोई गैस एक्सपैंड होती है तो उसके नतीजे में उसका टेम्परेचर जो है वो क्या कहते हैं ड्रॉप करता है। और एक्सपेंशन जब भी होगी आपके पास टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता है। अगर आप इसको आम एक्सपेरिमेंट देखना चाहें तो वो मैं थर्मोडायनामिक्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने बच्चों को कहा था कि आप ये करके देखें, एक दफ़ा हाँ करें, मुँह के आगे हाथ रख के एक दफ़ा फू करें। तो दोनों में जो आपके हाथ के ऊपर जो हवा पड़ रही होगी वो क्या कहते हैं एक ठंडी होगी और एक क्या कहते हैं गर्म होगी। जब ठंडी होगी तो इसका मतलब ये है कि आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है। तो जब इवेपोरेट कर रहे हैं आप, एक्सपैंड कर रहे हैं गैस को, तो उसके नतीजे में जो है वो गैस जो है वो ठंडी हो जाती है। सो सो ये इवेपोरेटिव कूलिंग है। अलबत्ता डॉपलर कूलिंग की जो लिमिट है वो क्या कहते हैं माइक्रो केल्विन्स है, जहाँ पे आप लेज़र के ज़रिए से क्या कहते हैं अचीव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्कीन का है। मेरा ख्याल ये हमारे मिस्कीन भाई वो कोलोराडो वाले हैं, लेकिन पता नहीं। बहरहाल, इज देयर पॉसिबल इज देयर जी जी, मैं ही पॉसिबिलिटी। हूँ। जी, मैं ही हूँ अली। आप मैं ही हैं। तो आपका तो अलहदा सेशन होना चाहिए, तो आप अपना क्वेश्चन कर लें अगर इसी। मेरा एक क्वेश्चन था कि थ्रू द ऑप्टिकल पंपिंग प्रोसेस आप फ्रैक्शन ऑफ एटम को गिवन एमएफ स्टेट में प्रिपेयर कर सकते, लाइक नॉट ऑल द एन एटम्स इन अ गिवन एमएफ स्टेट, बट लेट्स से एन हाफ आपके पास एक एमएफ स्टेट में और एन हाफ बाकी एमएफ स्टेट में, सो दैट वी हैव टू, लेट्स से ensemble polarized along two different एमएफ states. टू डिफरेंट एमएफ स्टेट, ओके। अच्छा, इस सवाल के समझाने के लिए ना मुझे थोड़ा सा जो जब आप पंपिंग कर रहे होते हैं ना तो उसको एक्सप्लेन करना होगा कि जब आप ऑप्टिकली पंप कर रहे हैं ना तो उस ऑप्टिकली पंपिंग के दौरान ऐसा नहीं है कि एटम एक दफ़ा पंप हो गए तो उसी स्टेट में रहेंगे, बल्कि सर्टेन रिलैक्सेशन प्रोसेसेस हैं जो कि उस एटम्स को उस पंप स्टेट से बाहर निकाल के लाते हैं। अच्छा, एक बात तो हो गई ये। अब दूसरी बात ये कि जब हमने एक ख़ास लेज़र की फ्रीक्वेंसी जो है वो शाइन की, फ़र्ज़ कर लें कि हम ग्राउंड स्टेट f इज़ इक्वल टू 4 से एक्साइटेड स्टेट f प्राइम इज़ इक्वल टू 3 पे लेके जा रहे हैं, तो उन एटम्स को तो हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जब वो एटम एक्साइट होता है, जब इलेक्ट्रॉन f इज़ इक्वल टू 4 से f प्राइम इज़ इक्वल टू 3 में जाता है, तो जब वो उसने नीचे आना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो f इज़ इक्वल टू 4 में आए, बल्कि वो f इज़ इक्वल टू 3 में भी जा सकता है। Mhm. और उसके अलावा जो ग्राउंड स्टेट में हमने तो एड्रेस किया है, जो f इज इक्वल टू 4 वाली ग्राउंड स्टेट है उसको एड्रेस किया है, लेकिन f इज इक्वल टू 3 में भी तो क्या कहते हैं एटम्स मौजूद हैं, उनको तो हम एड्रेस नहीं कर रहे। सो अगर हम सिर्फ एक ही क्या कहते हैं केस की बात करते हैं, तो हमारे पास एट द सेम टाइम क्या कहते हैं हम सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ नंबर्स को क्या कहते हैं ऑप्टिकली पंप कर रहे होते हैं, और बहुत सारे एटम्स ऐसे भी होते हैं जो कि क्या कहते हैं आपके पास पंप नहीं हो रहे होते। अच्छा, अब ऑप्टिकल पंपिंग के दौरान और रिलैक्सेशन प्रोसेसेस के दरमियान सर्टेन क्या कहते हैं रिलेशनशिप होता है। रिलैक्सेशन प्रोसेस भी एक खास फ्रीक्वेंसी से हो रहे हैं, ऑप्टिकल पंपिंग भी एक खास तरीके से हो रही है। तो अगर आप ऑप्टिकल पंपिंग बहुत ज़्यादा कर देंगे तो उसके नतीजे में होगा क्या कि आप पंपिंग ज़्यादा कर रहे हैं और एटम जो है वो रिलैक्स जो है वो कम हो रहे हैं। यूजुअली आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक बैलेंस क्रिएट हो इस पंपिंग के दरमियान और रिलैक्सेशन प्रोसेस के दरमियान, ताकि आपका मैग्नेटोमीटर जो है वो लीनियर रेजीम के अंदर काम कर सके। आपका जो डिटेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है, वो एक लीनियर रेजीम के अंदर क्या कहते हैं काम कर सके। अगर आपका डिटेक्टर नॉन लीनियर है ना, तो ऐसा डिटेक्टर जो है वो फिजिबल नहीं होता एप्लीकेशंस के अंदर। सो हम जो है वो ऑप्टिकल मैग्नेटोमीटर और सॉरी ऑप्टिकल पंपिंग और जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है उनके दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करते हैं जिसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, और उस स्टेडी स्टेट के अंदर हम क्या कहते हैं इस मैग्नेटोमीटर को ऑपरेट कर रहे होते हैं। तो जो एटम्स f इज इक्वल टू 3 स्टेट के अंदर जिनको हमने एड्रेस नहीं किया, जिनके ऊपर हमने जो कि आपके पास पड़े हुए हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर, जो इसके ऊपर हम वो खास फ्रीक्वेंसी लेजर की शाइन ही नहीं कर रहे, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ऑप्टिकल पंपिंग के अंदर। तो उनको पार्टिसिपेट करवाने का तरीका क्या होता है? रीपंप करें। हम एक और लेजर लें जो कि उस खास ट्रांजिशन के ऊपर क्या कहते हैं ऑपरेट करती हो, और उसके जरिए से क्या कहते हैं हम पंप करें, तो फिर क्या कहते हैं आप जो है उन एटम्स को भी Mhm. एड्रेस कर सकते हैं। Mhm. और जो मैक्सिमम पोलराइजेशन है वो मेरा ख्याल है जो सीज़ियम एटम्स की पोलराइजेशन है वो कोपेनहेगन
का ये क्या कहते हैं ग्रुप है, उन्होंने अचीव की थी मेरा ख्याल 99.9996% जो है वो क्या कहते हैं उन्होंने सीजियम पोलराइजेशन जो है वो क्या कहते हैं अचीव की थी। और अगर आप क्या कहते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स देखें तो 10⁻16 नंबर ऑफ एटम्स होते हैं पर सेंटीमीटर क्यूब एक वेपर सेल के अंदर। तो उसमें से अगर आप 0.001 भी ले लें ना, तो फिर भी आपके पास कोई ट्रिलियन एटम बचता है, बिलियन या ट्रिलियन एटम्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं पोलराइज नहीं हो रहे होते। तो लॉट इज गोइंग ऑन। आई होप क्या कहते हैं इसका मैंने इस गुफ्तगू के दौरान आपकी बात का जो है वो जवाब दे दिया है। थैंक यू। अच्छा, वैसे इसमें अली भाई, मैं क्योंकि हम भी कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, तो देखने में यही आया कि एक तो डिफरेंट ट्रांजिशंस के स्कैटरिंग रेट्स डिफरेंट हैं। तो इवन दो कि आप उनको पंपिंग कर रहे होते हैं डार्क स्टेट के अंदर, लेकिन सारे जाते नहीं हैं, वो दूसरे एमएफ लेवल्स में हाँ, भी पड़े होते हैं। दूसरे लेवल में भी चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ अब खास स्टेट्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं जिनमें पंपिंग करेंगे तो आपके पास क्या कहते हैं वो आप एक अच्छा मैग्नेटोमीटर बना सकेंगे। अदरवाइज वो एटम्स जो हैं, मतलब अगर मैं F इक्वल टू 4 से F प्राइम इक्वल टू 4 में चला जाऊं ना, तो M इज इक्वल टू 0 जो है वो क्या कहते हैं ग्राउंड स्टेट बन जाती है, और वो जो ग्राउंड स्टेट बनती है ना तो उसमें एड्रेस नहीं होते एटम पे, तो हाँ। वो एक अच्छा मैग्नेटोमीटर जो है वो नहीं बनाती। खैर कोई और अच्छा जी, सवाल? नेक्स्ट क्वेश्चन कोई सादिक खान साहब है उनका है। एक तो उन्होंने आपकी लेजर के ऊपर पूछा है कि इज दिस अ होम बिल्ट लेजर, इफ यस कैन यू शेयर अ पेपर और थीसिस ऑन इट। हम्म। और अच्छा कोई और दूसरा हाउ डू इनका यू गेट सवाल, दैट? ओके या हाँ श्योर दूसरा इनका गो सवाल अहेड। है कि हाउ डू यू गेट द डिस्पर्सिव कर्व, वो आपने दो कर्व्स मेरे कल दिखाई थी, हम्म। यूजिंग मैच जेंडर, आई डोंट नो व्हाट इज ओके, दैट। मैक जेंडर इंटरफेरोमीटर होता है ना। अच्छा। अच्छा, होम बिल्ट लेजर यूं कह सकते हो यार कि क्या कहते हैं हमने कंपोनेंट्स पकड़े हैं मुख्तलिफ जगहों से, कंपनियों से। लेजर डायोड पकड़ा, कंट्रोलर पकड़ा, पावर सप्लाईज पकड़ी, ट्रांसमिटेंस एम्पलीफायर पकड़े, एफपीजीए पकड़ा, और उन सबको हमने क्या कहते हैं इकट्ठा किया और ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया होम बिल्ट लेजर का। तो ये हमने किया है, इसको अगर हम होम बिल्ड कहना चाहें तो या श्योर। इसके ऊपर पेपर एज सच क्या कहते हैं कोई नहीं है, ये बस क्या कहते हैं इट्स आप लैब के अंदर जब आप होते हैं तो आप ये चीज़ें सीखते हैं कि अच्छा चीज़ें कैसे बनानी है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटलिस्ट का काम यही है कि यही चीज़ें सीखना और करना उनको मुख्तलिफ तरीकों से जो बेहतरीन पॉसिबल हो सके। अच्छा, दूसरी चीज के भाई डिस्पर्सिव कर्व कैसे आती है। डिस्पर्सिव कर्व आपके पास लाने के लिए ना आपको मॉड्यूलेशन करनी पड़ती है। आप जब क्या कहते हैं लाइट को मॉड्यूलेट करेंगे, मॉड्यूलेट करने के बाद जब आपने डी मॉड्यूलेशन करनी है किसी लॉक इन एम्पलीफायर के साथ, तो फिर आपके पास दो तरह की शेप्स आती हैं, एक अब्जॉर्प्टिव आएगी और एक क्या कहते हैं डिस्पर्सिव आएगी। तो आपको मॉड्यूलेशन करनी होगी और मॉड्यूलेशन के बाद डीमॉड्यूलेट करना होगा उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो डीमॉड्यूलेशन से जो है वो आप डिस्पर्सिव कर्व जो है वो ले सकते हैं। और वो जो मैं बता रहा था ना कि खास फ्रीक्वेंसी की लेजर को हमने ट्यून करना होता है, वो जो खास ट्यून होता है उसके अंदर एफपीजीए मैंने शो किया था। वो जो एफपीजीए ना वो यही काम कर रहा होता है, वो आपके लेजर करंट को मॉड्यूलेट करता है, मॉड्यूलेट करने के बाद डीमॉड्यूलेट करता है और फिर आपको क्या कहते हैं डिस्पर्सिव कर्व देता है। और उस डिस्पर्सिव कर्व के ऊपर वो जहाँ पे जीरो को क्रॉस कर रही होती है वहां पे आप अपनी जो लेजर है उसको लॉक करते हैं, और वो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वहां पे उसको स्टेबल रखता है। उस ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या कहते हैं आपको स्टेबल रखता है। ऑलराइट। एक और क्वेश्चन है, काजिम का ही है, हाउ टू मेजर दिस T2 टाइम फॉर प्रोजेक्शन नॉइज। प्रोजेक्शन नॉइज जो है ना वो क्या कहते हैं उसके लिए T2 टाइम नहीं होता। ये जो मैग्नेटोमीटर है ना इसका क्या कहते हैं T2 टाइम होता है। ये बेसिकली आपको बता रहा है कि रिलैक्सेशन प्रोसेसेस क्या हैं, कि कितनी जल्दी जो है वो आपका आपने एक एटम एक मैग्नेटोमीटर बना लिया और आप उसको एक पल्स अप्लाई करते हैं तो कितनी जल्दी जो है वो क्या कहते हैं डिके कर जाएगी वो जो पंपिंग स्टेट है। वो क्या कहते हैं T2 टाइम या ट्रांसवर्स टाइम जो है वो क्या कहते हैं उसे कहते हैं उसको बताता है।
मैं इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर बताऊं तो यूं समझे, आपके पास ये एक स्पिन की डायरेक्शन है, ठीक है। आपने पल्स अप्लाई की, पल्स के नतीजे में क्या हुआ, ये रोटेट करना, इसने इसने क्या करना है, जायरेट करना शुरू कर, प्रिसेस करना शुरू कर दिया, और आपकी मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जब ये प्रिसेस कर रही है तो ये हमेशा के लिए प्रिसेस नहीं करती रहेगी, बल्कि अल्टीमेटली क्या कहते हैं, इसने आहिस्ता आहिस्ता क्या कहते हैं, डैम्प होना है। क्योंकि डैम्प कहाँ से हो रही है, डैम्पनेस कहाँ से आ रही है, क्योंकि कोलिजन्स हो रहे हैं, एटम्स के आपस में कोलिजन्स हो रहे हैं, पोलराइजेशन जो है वो क्या कहते हैं आपके पास कम हो रही है। तो वो जो रिलैक्सेशन प्रोसेस है उनकी वजह से ये जो एम्पलीट्यूड है इस प्रिसेशन का, वो क्या कहते हैं आहिस्ता 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 कम होता होता दोबारा से वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाता है। तो इस एम्पलीट्यूड का, इस पॉइंट से लेके जब आपने फील्ड अप्लाई की, यहां से लेके दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने के लिए जो वक्त दरकार है, उसको क्या कहते हैं, T2 टाइम, ट्रांसवर्स टाइम कहा जाता है। और ये आपके पास क्या कहते हैं, आप जो मैग्नेटोमीटर का आपने कर्व देखी थी, अब्जॉर्प्टिव कर्व देखी थी, उसकी जो लाइन विड्थ होती है वो आपको बताती है कि अच्छा T2 टाइम जो है वो क्या है। दूसरा तरीका जो है फ्री इंडक्शन डिके मेथड होता है। पल्स अप्लाई की और फोटो डिटेक्टर की इंटेंसिटी देखी तो वो एक डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर की कर्व बनती है। उस डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर से आप क्या कहते हैं T2 टाइम जो है उसको मेजर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है मजीद, क्योंकि हमने कहीं जाना है और मैं क्या कहते हैं यहाँ पे जी मौजूद जी, हूँ। बिल्कुल 2-3 क्वेश्चन है वो कर लें। श्योर श्योर। सनान, आप उससे मैं क्वेश्चन करूंगा बाद में, जो पहले चैट में है मैं वो कर। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड सेंसिटिविटी, ये सादिक खान का सवाल है, ऑफ दिस प्लांट जायरोस्कोप। सेंसिटिविटी जो है वो इस जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी 10 टू रेज पावर -2 -3 डिग्री पर स्क्वायर रूट आवर, अगर हम क्या कहते हैं अचीव कर लेते हैं तो दैट वुड बी अ गुड थिंग। अब ये यूनिट्स में मैंने बताए हैं, वो क्या कहते हैं, थोड़े से इनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, तो लिहाजा मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। सो अगर हम 10⁻², -3, -4 डिग्री पर स्क्वायर रूट आवर अगर क्या कहते हैं अचीव कर लेते हैं तो दैट वुड बी अ गुड सेंसिटिविटी फॉर द जायरोस्कोप। जायरोस्कोप के लिए सिर्फ सेंसिटिविटी मैटर नहीं करती, बल्कि इसके लिए जो इसकी स्टेबिलिटी है या बायस स्टेबिलिटी जिसे बोला जाता है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कितने टाइम के लिए ये जो है स्टेबल रहेगा। वो एक और पैरामीटर है जिससे क्या कहते हैं एक अच्छे जायरोस्कोप के होने का पता चलता है। खैर, मैं जी अपना सनान, जवाब आप कर लें क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन शुरू में क्लियर हो गया था, वही रिगार्डिंग लिक्विड क्रिस्टल था। यस, सो थैंक यू। ओके गुड। सैयद सुभानुल्लाह साहब का सवाल है कि सर, ये क्वांटम नॉइज से मुराद वही क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी की वजह से होता है और हम QFT में यूज करते हैं, या इसमें कोई फर्क है? बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा है। ये जो क्वांटम नॉइज़ है ना, ये इसको प्रोजेक्शन नॉइज़ कहते हैं। ये बेसिकली आपके पास वही अ, अ, जो आपके पास है ना जी, जो एंगुलर मोमेंटम है आपका, उस एंगुलर मोमेंटम को अगर आप देखें तो उसका अनसर्टेनिटी रिलेशनशिप जो है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन, डेल्टा एफ एक्स डेल्टा एफ वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू डेल्टा एफ जी। सो ये वहीं से क्या कहते हैं ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो एटॉमिक प्रोजेक्शन नॉइज है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। बिल्कुल दुरुस्त पहुंचे हैं आप, बिल्कुल वही चीज़ है ये। सर जी, ये एक महक का सवाल है और होपफुली आखिरी सवाल है। ये रैंडम मोशन ऑफ एटम्स की अलाइनमेंट के लिए लेजर लाइट के अलावा कोई UV एक्सरेज यूज हो सकते हैं? यूवी एक्सरेज नहीं, कोई और हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अलाइनमेंट से मुराद हरगिज़ भी ये नहीं है कि अब जो अलाइनमेंट है ना, अब मैंने बताया था कि अच्छा यहाँ पे दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो कि मुझे भी कंफ्यूज कर रही हैं। अलाइनमेंट से मुराद क्या है आपका? अलाइनमेंट से मुराद अगर आपका हमारा देसी वाला क्या कहते हैं अलाइनमेंट से मुराद है तो हरगिज़ नहीं। अलाइनमेंट मैग्नेटोमीटर जो है ना, उसकी जो उसके अंदर जो अलाइनमेंट है एटम्स की, वो एक टेंसर है जिसके ज़रिए से हम उसको उस एटम्स के उस ओरिएंटेशन को या ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए
इस्तेमाल करते हैं, तो ये अलाइनमेंट हरगिज़ वो नहीं है। सो दूसरी बात कि यूवी एक्स-रेज़ यूज़ नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो ट्रांज़िशन है, वो क्या कहते हैं 894 पे है और एक जो है वो 852 नैनोमीटर के ऊपर है। तो ये इंफ्रारेड नियर इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं। तो हम यूवी और एक्स-रेज़ को जो इस्तेमाल करना है वो मुनासिब नहीं होगा यहाँ पे। ऑलराइट, आई थिंक ये लास्ट सवाल था, तो अब हम आपको इजाजत देते हैं। हाँ, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपने बहुत वक्त दिया, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, उसके लिए बहुत मुझे शुक्रिया। मुझे मुझे लगता है कि क्या कहते हैं कुछ कमी रह गई है, लेकिन खैर वो थोड़े वक्त के अंदर इतना ही किया जा सकता था। जी जी बिल्कुल, कमियां तो हमेशा रहती हैं, बल्कि मकसद भी यही होता है कि क्योंकि स्टूडेंट्स को पता नहीं है ना कि किन फील्ड्स में हम्म, क्या काम हो रहा है, क्वांटम की क्या बिल्कुल एप्लीकेशंस हो रही हैं, तो वही इनको इंट्रोडक्शन देना है। बाकी तो एक समंदर है इल्म बिल्कुल का। ऐसा ही है। वो इतने थोड़े टाइम के अंदर, महदूद टाइम के अंदर समंदर को, दरिया को कूजे में बंद करने वाली बात ये हो जी सकती जी। है। और मस्कीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। ये मैं अली भाई बता दूं, ये जिला में रहे हैं, वहाँ पे इनकी पोस्ट डॉक है, अच्छा अच्छा अच्छा। और हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में होते थे कायद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो आजकल अच्छा, मेरे ख्याल वाशिंगटन में है। जी जी। सही 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 सही, जबरदस्त। तो बाकी पार्टिसिपेंट्स का नाइस भी टू मीट यू शुक्रिया। जी। नाइस टू एस्टुडी अली, मीट यू। होपफुली आपसे एकेडमिकली रब्ता हो सकेगा किसी ईमेल के थ्रू। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जरूर, क्यों नहीं, एनी टाइम जी, एनी टाइम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ऑलराइट, ठीक ओके है जी। शिवाज, जी, बहुत शुक्रिया जी आपका ये खुश रहें, इनविटेशन सलामत रहें। का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।